जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से हम रूबरू हो रहे हैं एनवीरा के माध्यम से। दोस्तों, चैप्टर 9 चल रहा था हमारे और बल और गति को लेकर हम बात कर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने गति के बारे में पढ़ा है। गति क्या होती है, एक समान गति किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं और वेग समय जो ग्राफ है वो क्या होगा, ये सारी बातें हमने की है। और अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं बल को लेकर। फोर्स, बल क्या है। दोस्तों, बल को हम लोग कहीं ना कहीं रूप में देखते ही है और हर जगह देखते हैं बल को, लेकिन कई दैनिक जीवन में कई बार हमें बल लगाना भी पड़ता है। जो तमाम सारी क्रियाएं होती है पृथ्वी पे, उनके पीछे कहीं न कहीं इस भौतिक राशि का कारण है। दोस्तों, बल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बल के बाद हम पढ़ने वाले हैं गति के नियम। और इससे पहले जो गति की समीकरणें हैं वो हमने निकाल के देखी है कि गति की समीकरणें क्या है। गति का जो प्रथम समीकरण है उसको लेकर भी हमने बात की है, v = u + at, और इसे हम व्युत्पन्न भी कर रहे थे। वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ बनाया था हमने दूसरा, वहां पे हमने इसको व्युत्पन्न किया था। यानी कि अगर हम कहें कि त्वरण क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या है, असमान गति से रिलेटेड है त्वरण। और त्वरण को हमने ये देखा है कि वेग में परिवर्तन की दर, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर यानी परिवर्तन हो रहा हो तो कितनी दर से वो परिवर्तन हो रहा है, इस बात को हम उसका त्वरण कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि वेग दो प्रकार का है, एक अंतिम वेग और एक प्रारंभिक वेग। अगर वस्तु के अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को मैं घटा दूं और इसकी क्या निकालूं, दर। दर का मतलब मान के चलना कि समय का भाग, तो ये चीज कहलाती है त्वरण। इसे हम कहते हैं वस्तु का त्वरण। क्या कहेंगे, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन मतलब बड़े में से छोटे को घटा लेंगे और दर के लिए समय का क्या लगा देंगे, भाग। बस इसी बात को हम कहते हैं कि ये जो है वो आपके क्या है, त्वरण। दोस्तों, यहां से अगर हम पक्षांतरण करके देखें तो v - u जो है वो at के इक्वल होगा। ये इधर जो u है ये v = उधर भेजे तो माइनस में है और प्लस में हो जाएगा, यानी कि u + a और क्या हो जाएगा t, u + at। और बस इसी को हम कह रहे थे कि ये गति का कौन सा समीकरण है, प्रथम समीकरण। और दूसरे समीकरण के लिए हमने ग्राफ बनाया था और ग्राफ बना करके उसे व्युत्पन्न किया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ इस समीकरण में आप लोग समझ गए होंगे कि v जो है वो वस्तु का अंतिम वेग है और u जो है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है। साथ ही a यहाँ पे त्वरण को बताता है और t समय के लिए है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है गति की प्रथम समीकरण। दूसरी समीकरण के लिए हमने विस्थापन ज्ञात किया है दोस्तों, विस्थापन s, और हमने कहा है कि ut + ½ at²। गति का जो दूसरा समीकरण है वो विस्थापन के तुल्य है। दोस्तों, यहाँ विस्थापन के बराबर कुछ चीजें हम निकाल रहे हैं। कैसे, प्रारंभिक वेग u और t यहाँ पे समय को बताता है, a यहाँ पे त्वरण और t यहाँ पे फिर से समय को बताता है। और s से दोस्तों याद रखिएगा कि वो विस्थापन है। विस्थापन को लेकर हमने बात की है। तीसरा और अंतिम जो गति का समीकरण है वहां हमने देखा है कि 2as किसके इक्वल है, v² + u² के, कि ये बात हो जाएगी v² + u², 2as। हम कह रहे थे कि ये गति का कौन सा समीकरण है, तीसरा। तो इस तरीके से बातें हो रही थी। यहाँ पर भी a त्वरण है और s यहाँ पे विस्थापन है। अगर हम पक्षांतरण करके यहाँ से बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ आंकिक प्रश्न के रूप में पूछा गया तब भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों जो गति की समीकरण है उनको हमने व्युत्पन्न किया है और देखा है कि वो किस तरीके से होती है। यहाँ भी दोस्तों ये जो समीकरण है भाई, इसे व्युत्पन्न करना पड़ेगा आपको एक ग्राफ के माध्यम से, जिसमें हम आपको ऐसा बता रहे थे कि कोई वस्तु है, ये ग्राफ ले लिया, कोई वस्तु है और वो प्रारंभ करती है u वेग से, उसका प्रारंभिक वेग u है और उसका बढ़ता है वेग, वेग बढ़कर कितना हो जाता है v, बढ़ता है मतलब ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया और कह दिया कि ये u बिंदु है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है। अगर ये u है तो ये भी क्या है, u। यहाँ ग्राफ में समय को दर्शाता है, तो यहाँ t समय है, मतलब ये दूरी भी कितनी है, t, तो ये भी कितना है, t, t और t।
अच्छा कंप्लीट यहां से यहां तक है v और ये है u, तो v माइनस यू, ये भुजा हो जाएगी v माइनस यू, ये भुजा है t। और हम जानते हैं कि अगर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए तो यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है जिसकी ये भुजा हमें v माइनस यू दे रखी है और ये भुजा हमें t दे रखी है। तो समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल। और हम कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार ये ऊंचाई, ये 1/2 आधार ए है, इसका ऊंचाई लीजिए, ए नहीं है लेकिन हम ए बना देंगे, v माइनस यू को v माइनस यू होगा बटे टी होगा तो ए बन जाएगा। साथ में ये भुजा t है, t का स्क्वायर हो जाएगा, t प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, t और t का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। और उसके बाद आयत का क्षेत्रफल प्लस करना है आपको, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी u इंटू टी, ये u इंटू टी, बस यही तो बना है गति का दूसरा समीकरण। और इस तरीके से गति का दूसरा समीकरण जो बना है उसके बाद हमने क्या किया है कि जहां पर ये आपको t नजर आ रहा है, t, यहां मैं अगर आपसे कहूं कि t का मान निकालो इसमें से, तो आप पक्षांतर करके तुरंत बोलेंगे कि सर t इज इक्वल टू जो होगा वो v माइनस यू अपॉन क्या होगा a, ये t का मान है। दोस्तों इस t के मान को अगर मैं यहाँ रख दूं इस समीकरण में, जहां जहां t है वहां इस मान को रख देता हूं तो मेरे को मिलेगा ये वाला। लसक लेना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ काटा चाटी और 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, और हमने किया भी है। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे गति के तीनों समीकरण। दोस्तों अब आगे हम बात करने जा रहे हैं, और मैंने आपसे कहा कि जब गति को हम पूरा कर लेंगे दोस्तों तो उसके बाद हम बढ़ेंगे बल की ओर, जैसा कि इस अध्याय के नाम में आपको दिखाई दे रहा है, बल एवं गति। सबसे पहले हमने गति को यहाँ पे पूरा किया है दोस्तों, बल की बात कर रहे हैं। बल क्या है? बल के लिए हम ये कहेंगे दैनिक जीवन में हम ऐसी कई प्रतिक्रियाएं, ऐसी कई क्रियाएं देखते हैं जहां बल लगना अति आवश्यक होता है, और उस क्रिया के पीछे, उस क्रिया के होने का जो कारण है वो बल होता है। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि बल क्या है, लेकिन बल की एक सटीक परिभाषा देना हमारे लिए जरा मुश्किल है। तो कैसे बल की परिभाषा देंगे, क्या होता है बल, वो चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बल क्या है। दोस्तों बल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बल को सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि रिप्रेजेंट किया जाता है F से, इसे हम फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो बल के लिए हम फाइनली F लिखेंगे। देखो बल जो है वो क्या है भाई, किसी भी वस्तु को यदि बल लगाया गया, किसी वस्तु को धक्का लगाया, कई बार ये कहते भी है, क्या कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए धक्के को बल कहते हैं, वस्तु सरक जाए धक्का कहते हैं, बल कहते हैं। ये मान लीजिए स्थिति A है और ये मान लीजिए स्थिति कौन सी है B। दोस्तों धक्का लगाने को बल कहते हैं, ये बात सही है, बल लगाना कहते हैं, लेकिन वो परिभाषा तो नहीं हो सकती ना, हम एग्जाम में धक्का लगाना ऐसा लिख तो नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे बल के लिए, बस वो चीज जानिए, अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु को मैंने बिंदु A पर रखा है और इस पर मैंने बल लगाया है, तो बल के कारण ये वस्तु सरक जाती है ऐसा मान लेते हैं, और सरक के कहाँ आ जाती है, बिंदु B पर आ जाती है। आपने देखा कि मैंने किसी वस्तु पर बल लगाया, बल F लगाया, वस्तु सरक गई और वो वस्तु स्थिति A से स्थिति B पर आ गई, यानी बिंदु B पर वो चली गई। तो वस्तु की स्थिति में आप देख रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, वस्तु की स्थिति बदली है। कैसे बदली है, पहले A पर थी और अब वस्तु कहाँ है, B पर, स्थिति बदली है, सिंपल। तो हम ये कहेंगे कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है, वस्तु की स्थिति को बदल के रख देता है, वो है बल। बल एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो बल के लिए ये कहेंगे कि बल एक भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन। लेकिन सुनिएगा कि बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। मैंने दीवार को धक्का लगाया, दीवार पे बल लगाया, क्या दीवार की स्थिति बदलेगी, नहीं। तो क्या उसे हम बल नहीं कहेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम उसे बल ही कहेंगे, लेकिन स्थिति बदलेगी, हम स्थिति को परिभाषा में बदलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने इस मेज को, इस टेबल को या इस बॉक्स को सरकाया, ये सरक गया, स्थिति A से स्थिति B पर आ गया और मैंने कह दिया कि बल लगा है, और
बल एक ऐसी राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। लेकिन क्या मैं दीवार को धक्का मारूं, सरकेगी? क्या मैं पहाड़ को धक्का मारूं, सरकेगा? नहीं ना, तो वो नहीं सरकेगा। क्या तभी मैंने बल नहीं लगाया? लगाया है। लेकिन दोस्तों हम परिभाषा इस तरीके से बदलेंगे, ये कहेंगे कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। वो केवल प्रयास कर सकता है। वस्तु सरके या न सरके वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वो उसके भार पर निर्भर है। लेकिन बल लगा है मतलब बल उसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा, प्रयास वो करेगा। तो बस यही कहेंगे कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या कोशिश करता है। ये इसकी सटीक परिभाषा होगी दोस्तों। कहीं किसी भी लेवल से आपको ये परिभाषा पूछी जाए बल के लिए तो आप बता सकते हैं। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी भौतिक राशि जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन इसके बिना तो फिजिक्स अधूरी है। शुरुआत यहीं से और बहुत सारे रूपों में यह बल देखने को हमें मिलता है। मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूं। परिभाषा क्या होगी? आप ये कहेंगे कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या कोशिश करता है, वो होता है बल। मैंने आपसे कहा कि बल जो है वो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो बल है वो कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो तुरंत ये बात बोली जाएगी कि बल सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। उसके लिए दिशा की जरूरत होती है, उसे दर्शाने के लिए दिशा चाहिए। भाई बल कहीं लग रहा है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि वो कौन सी दिशा में लग रहा है। किसी बॉक्स पे बल लग रहा है तो वो अगर इस दिशा में लग रहा है तो बॉक्स इधर सरकेगा और नहीं तो बॉक्स इधर सरकेगा। कहने का मतलब है कि दिशा होती है। ऊपर की ओर लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लग रहा है, उसे उठाना पड़ेगा, वजन हमें लगेगा बाहर। खैर ये बात हम आगे करेंगे। दोस्तों बल सदिश राशि है, उसके लिए दिशा की जरूरत होती है, ये बात मैंने आपको बताई है। दूसरा, यदि ये सदिश राशि है तो इसे दर्शाने के लिए परिमाण की जरूरत होती है। तो परिमाण की आवश्यकता है और साथ में क्या जरूरत है? दिशा की। हालांकि ये बात यहीं से बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो परिमाण हमें लिखना इसका पड़ता है। दिशा तो सदिश मैंने कह दिया तो है ही, लेकिन परिमाण की बात है। दूसरा, बल जो है उसके लिए, बल होने के लिए, बल लगने के लिए क्रिया बिंदु का होना जरूरी है। बल का क्रिया बिंदु, बल का क्रिया बिंदु। दोस्तों ये बिंदु बताता है हमें कि बल लग रहा है। बल का क्रिया बिंदु यानी किसी भी वस्तु पर जहां बल लग रहा है वो बिंदु, यहां लग रहा है तो ये बिंदु, ऊपर से लग रहा है तो ये बिंदु, इधर लग रहा है तो ये बिंदु बल का क्रिया बिंदु कहलाता है। जहां बल अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है तो वो बल का क्रिया बिंदु होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने आपसे बल के लिए ये सारी चीजें बताई है। दोस्तों अगर बल के मात्रक की बात की जाए, हालांकि हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन बल का जो मात्रक है वो मात्रक है न्यूटन। आप याद रख लीजिएगा, छोटे बड़े कई सारे मात्रक है, लेकिन जो विशेष मात्रक है वो है आपका न्यूटन। दोस्तों ये न्यूटन नाम से पड़ा है। बल की खोज के लिए न्यूटन, तो न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। तो इस तरीके से आपको पता करना है, आपको ये सीखना है कि बल क्या है और वास्तव में बल क्या है। उसके बाद वास्तव में बल की परिभाषा क्या है वो चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये एक सदिश राशि है। सदिश के लिए हमने पढ़ा है कि सदिश जिनमें दिशा का होना जरूरी है और अदिश जिनमें दिशा का होना कोई जरूरी नहीं है, तो वो बात है। उसके बाद
परिमाण आपको लिखते समय लिखना पड़ेगा, बल का परिमाण होता है। और बल के लिए क्रिया बिंदु एक विशेष बिंदु है जहां बल लग रहा है, किसी वस्तु का वो बिंदु जहां पर सटीक तरीके से बल क्या है, लग रहा है। बल का मात्रक मैंने आपसे बताया कि बल का मात्रक न्यूटन है। विमा की बात हम इस क्लास में नहीं करेंगे दोस्तों। तो बल के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। एक और विशेष बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये न्यूटन नाम आ गया है और यहीं से हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे दोस्तों। न्यूटन जो है वो असल में एक वैज्ञानिक का नाम है, बहुत महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। पूरा लिख देता, सर आइजैक न्यूटन। आपने सेब वाली घटना दोस्तों सुनी होगी, और यदि नहीं सुनी है तो अपना इससे अगला वाला जो चैप्टर है उसमें भी इसी को लेकर बात की जाएगी। सर आइजैक न्यूटन, ये नाम दोस्तों जब भी आंखों के सामने आता है तो आपको एक घटना याद होनी चाहिए कि न्यूटन सर बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे और ऊपर से सेब गिरी, जैसे ही हवा चली और सेब गिरी। अब वो सेब क्यों गिरती है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सेब गिरी तो इन्होंने सोचा कि ये सेब क्यों गिरी, और ये गिरी तो गिरी लेकिन पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरी, ये चंद्रमा की ओर भी तो जा सकती थी ना, ये कहीं और भी जा सकती थी, पृथ्वी पर क्यों गिरी। तो वहां से इन्होंने सोचना प्रारंभ किया और इन्होंने खोज कर डाली कि पृथ्वी एक विशेष बल से सेब को खींच रही है और जिसके कारण ये सेब नीचे की तरफ ही आया है, चंद्रमा की ओर नहीं गया। तो ये बात वहीं से खेत में बैठे बैठे सेब के पेड़ के नीचे से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सर आइजैक न्यूटन ने वो बात हमें बताई है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर है। लेकिन मैं बल के लिए भी आपसे कहूंगा कि बल के लिए भी इन्हीं का नाम जुड़ता है और बल का मात्रक भी क्या है, इनके नाम पर ही न्यूटन है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं बल को लेकर, और कुछ गति की जो समीकरण है, गति के जो नियम है वो इन्होंने दिए हैं। गति के नियम कैसे दिए हैं, इन्होंने किसी भी स्थिर वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए जो बल लग रहा है उस वस्तु पर, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वस्तु पर बल किस तरीके से लगेगा और क्यों लगेगा। दोस्तों न्यूटन सर का नाम गति के नियमों के साथ जुड़ता है और ये सर 3 नियम देते हैं। गति के कितने नियम देते हैं? 3, जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं। पहला हम कहते हैं गति का प्रथम नियम, इस प्रकार से गति का प्रथम नियम, और दूसरा देते हैं गति का कौन सा, सिंपल सी बात है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, इस नियम को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, बिल्कुल अटपटा है, संवेग संरक्षण नियम। और इस नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। एक और नियम दिया जिसे कहते हैं गति का कौन सा नियम, तृतीय नियम। और तृतीय नियम जो तृतीय नियम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हम कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये सारे नाम क्यों पड़े ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये याद रख लीजिए कि गति के इन्होंने कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। इन्होंने किसी स्थिर वस्तु के लिए बहुत गहरी बात हमें बताई है। हालांकि स्वाभाविक है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन अगर गहराई में जाके देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और इनके कारण आज कई सारी चीजें सॉल्व हुई है और बिल्कुल दैनिक जीवन जो है हमारा आसान भी हुआ है। दोस्तों न्यूटन सर ने बताया हमें गति के नियमों के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, लेकिन वो बात हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गति के प्रथम नियम की। गति का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? सर आइजैक न्यूटन ने जो गति का प्रथम नियम दिया है उसके बारे में कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम नहीं, और इसी नियम को हम कहते हैं अपना जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। दोस्तों ये बात समझिए कि ये जो नई भौतिक राशि मैंने लिखी है जड़त्व का नियम, जड़त्व ये क्या है? आप लोग देख रहे हैं जड़त्व यहाँ पे बहुत अटपटा सा नाम है। दोस्तों
जड़त्व के लिए मैं आपसे ये कहूंगा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की जो माप है वो जड़त्व है। द्रव्यमान की माप का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति का विरोध करती है। वो अगर स्थिर है तो स्थिर रहना ही पसंद करेगी, और यदि वो वस्तु गतिशील है तो वो गति करते रहना ही पसंद करेगी, वो रुकना पसंद नहीं करेगी। और देखो, बल कई बार वस्तु पे लगते हैं और वस्तु गति करती है। जैसे हमने गेंद पर बल लगाया, गेंद को फेंक डाला और गेंद कुछ समय, कुछ दूरी तक जाकर कुछ समय के बाद वो रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि गेंद पर जो बल लगा, वो बल तो हमने लगाया और गेंद गति करते रहना पसंद कर रही है, वो गति करते रहेगी यदि उसे रोका नहीं गया। लेकिन उसे कुछ चीजें ऐसी है जो उसे रोकती है। कहने का मतलब, पृथ्वी के साथ, जमीन के साथ गेंद का घर्षण होता है, वो घर्षण उसकी गति का विरोध करता है, गेंद को रोकने का प्रयत्न करता है। गेंद में जो द्रव्यमान है, जो उसका वजन है, वो भी उसकी गति का विरोध कर रहा है, वो भी उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा है। नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, वो भी उसकी गति को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती है जो वस्तु की गति का विरोध करती है, और वस्तु की गति का विरोध होता भी है। इसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। अगर कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो वस्तु की अवस्था का, चाहे वो स्थिर है चाहे वो गतिशील है, अवस्था का क्या करती है? विरोध करती है ना? वो जड़त्व का गुण है दोस्तों। लेकिन हम गति के प्रथम नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। गति का प्रथम नियम क्या है, जिसे हमने जड़त्व का नियम कह दिया। इस नियम के अनुसार न्यूटन ने ये कहा है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। दोस्तों, मैंने इस मार्कर को टेबल पे रख दिया तो ये स्थिर का स्थिर ही रहेगा, ये नहीं हटेगा। जब मैं वापस आके इसे उठाऊंगा या बल लगाऊंगा तो ये हटेगा। यानी बाह्य बल जब तक ना लगे तब तक वस्तु की गति में, स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर रहना पसंद करेगी। और ये गति का प्रथम नियम बना। साथ ही इस नियम में एक कड़ी हम और जोड़ते हैं, वो ये है कि यदि वस्तु स्थिर के साथ साथ गतिशील है, स्थिर के लिए तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यदि वस्तु गतिशील है तो वो गति करते रहना पसंद करेगी, वो रुकेगी नहीं, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए किसी न किसी बल का होना आवश्यक है। वस्तु गतिशील है, वो नहीं रुकेगी, गति करता रहेगी, लेकिन कई चीजें मैंने बोला ऐसी है जो उसकी गति का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे कि उसका द्रव्यमान है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे कि जमीन के साथ उसका घर्षण है, वो सारी चीजें उसका विरोध करती है और इसलिए वो रुकती है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, अगर वस्तु का द्रव्यमान जैसी कोई चीज नहीं होती, यदि घर्षण जैसी कोई चीज नहीं होती, तो यकीन मानिए वो वस्तु कभी नहीं रुकती, वो हमेशा गतिशील रहती। तो इसलिए न्यूटन ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये गति का प्रथम नियम कहलाया, जो कि बहुत आसान है। आप ऐसा मान सकते हैं कि वो बहुत ही आसान है। अब दोस्तों, अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो इसके बारे में लिखना बहुत आसान है, आपको याद कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। इसके लिए स्थिर होना स्वाभाविक है और गतिशील होना भी स्वाभाविक है। खैर, मैं इस नियम को बता रहा हूं और ये कहूंगा आपसे कि इस नियम को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में कैसे बांट दिया गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मिटा देता हूं इधर से मैं जड़त्व का जो नियम है वो। लीजिए, इस गति के प्रथम नियम को दो भागों में बांट दिया गया। पहला ये कह दिया गया कि स्थिर अवस्था का नियम, स्थिर अवस्था जड़त्व के लिए, स्थिर अवस्था जड़त्व का नियम, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और इसे एक दूसरे भाग में और इसे कहा गया, क्या कहा गया? गतिशील अवस्था नियम, गतिशील अवस्था नियम। ये भी जड़त्व के पदों में है ना, मैंने यहाँ पे जड़त्व के लिए कहा है, स्थिर अवस्था नियम और गतिशील अवस्था नियम।
भाई नियम तो मैंने आपसे कहा है कि नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। दोस्तों तो स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम, इसी का एक छोटा सा एक लाइन इधर लिख देंगे, दूसरी लाइन उधर लिख देंगे, हो गया दो बार लीजिए। तो स्थिर अवस्था के जड़त्व नियम में क्या कहा गया कि यदि कोई वस्तु न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये ले दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा, न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये प्रथम नियम का पहला भाग है और इस भाग को कहते हैं स्थिर अवस्था का नियम। मैंने प्रथम नियम को दो भागों में बांटा है, जिसे ये प्रथम है यानी कि पहला स्थिर अवस्था का नियम और दूसरा वाला गतिशील अवस्था का नियम। अब आप समझ गए कि वहां क्या लिखना है। दोस्तों न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तब तक वो क्या रहेगी, गतिशील रहने की कोशिश करेगी या गतिशील रहेगी। दोस्तों लेकिन वो गतिशील अक्सर हम देखते हैं कि वस्तु आगे जाके रुक जाती है। वो रुकती है घर्षण के कारण, वो रुकती है द्रव्यमान के कारण। तो लीजिए, मैंने जड़त्व के लिए आपसे कहा है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है, द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है, ये हम कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, द्रव्यमान और जड़त्व। आप ऐसा मान लीजिए कि द्रव्यमान ही क्या है, जड़त्व एक रूप में हम कह सकते हैं। हालांकि जड़त्व के लिए मैंने आपको बताया कि वस्तु की वह गुण जो वस्तु की गति का या अवस्था का, स्थिर अवस्था का विरोध करता है, वह गुण जो वस्तु की गति अवस्था या स्थिर अवस्था का क्या करता है, विरोध करता है, वही तो उसका क्या है, जड़त्व है। लीजिए, तो मैंने प्रथम नियम आपको बताया। दोस्तों कुछ उदाहरण भी इसके साथ हमें पढ़ने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल जो इसके हैं उसकी मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों जैसे स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी और ये तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। मान लीजिए कि हम किसी बस में बैठे हैं, हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, तो जैसे ही वो रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, जैसे ही वो बस चलना प्रारंभ करती है तो हमें पीछे की ओर धक्का अनुभव होता है। मान लीजिए आप बाइक पे ही बैठे हैं, तो जैसे ही बाइक वाला एकदम फास्ट शुरू करेगा तो पीछे की ओर, पीछे जो आदमी बैठा है वो पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा एकदम से। वो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम स्थिर है और अगर हम अपने आप को एक वस्तु मान लें तो वो वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है और तब तक स्थिर रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो स्थिर ही रहना चाह रहे हैं लेकिन एकदम से बल लग रहा है तो हम स्थिर रहना चाह रहे हैं, यानी कि पीछे की ओर धक्का अनुभव कर रहे हैं। कोई वस्तु भी है, पीछे की तरफ, गाड़ियों में पीछे की तरफ वस्तु रख दी जाती है, एकदम से गाड़ी शुरू करो कि वो वस्तु नीचे गिर जाती है क्योंकि वो स्थिर ही रहना चाहती है ना। गाड़ी भले ही गति करे लेकिन वो स्थिर रहना पसंद करेगी, इसलिए वो पीछे की ओर लुढ़क जाएगी। दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल है कि बस में बैठे यात्री अचानक बस के चलने पर पीछे की ओर
पीछे की ओर धक्का अनुभव करते हैं। ये बात है इसके लिए। ये पहला एग्जाम्पल है, लीजिए मैंने ये कह दिया। दूसरा, आप लोग देखिए कि यदि कोई सिक्कों का ऐसे कोई एक जेट रखा हुआ है, सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे कोई सिक्के रखे हुए मान लीजिए, ऐसे कोई सिक्के रखे हुए एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना। ये लीजिए, जैसे सिक्के ना मानो और अगर कैरम मान लेते हो तो भी कोई गलती नहीं होगी। कैरम में जो सिक्के होते हैं उसके, है ना, प्लास्टिक के, वो सिक्के अगर एक जेट उनकी बना दी जाए और अचानक से ऐसे मारा जाए तो तुरंत वो एक सिक्का नीचे से निकल के भाग जाएगा और बाकी के स्तर रहना चाहेंगे। जिसको बल मिला है वही गति करेगा, बाकी सारे स्तर रहना चाहेंगे। जैसे ही मारा, तुरंत कैरम में मारते हैं तो मारा तो जिस सिक्के को लगी, जिस सिक्के पर बल लगा वो सिक्का तो दौड़ गया, लेकिन बाकी सारे सिक्के स्तर रहना चाहेंगे और वो स्तर ही रहेंगे। हाँ, तो ये गति के प्रथम नियम के अनुसार है। जैसे तीसरा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आपने कोई ग्लास ली है, ये लीजिए, और इसके ऊपर आपने क्या किया, कोई गत्ता रख दिया और गत्ते पर कोई भारी वस्तु ऐसी छोटी सी धातु की रख दी। आप इस गत्ते को खींच लेंगे एकदम से बाहर तो ये वस्तु कहां गिर जाएगी, ग्लास में गिर जाएगी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वस्तु इस तरह रहना चाहती है और इस तरह ही रहेगी। आप भले ही धक्का लगा रहे इस गत्ते को खींच लिया, तुरंत ये वस्तु कहां गिर गई, इसके अंदर गिर गई, क्योंकि वो इस तरह रहना चाहती है। दोस्तों, तो ये उदाहरण है इसके लिए, समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि गति अवस्था का नियम और इसके उदाहरण, तो दैनिक जीवन में कई बार हम लोग ये भी देखते हैं। कैसे देखते हैं? गाड़ी में बैठे हैं, पहला एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड लेते हैं। गाड़ी में बैठे हैं अपन और गाड़ी में अचानक ब्रेक लगे, बस में बैठे मान लीजिए, और अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारे तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? वही बस गतिमान है, साथ साथ हम भी तो गतिमान है, हम गतिशील है, और एक वस्तु अपने आप को अगर मान ले तो वस्तु गति कर रही है, और वस्तु गतिशील हो तो वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक बाह्य बल ना लगे। तो एकदम से हम गतिशील रहना चाह रहे हैं, लेकिन बस में ब्रेक लगे और हम आगे की तरफ झुके, तो ये होगा दोस्तों इस तरीके से। अचानक ब्रेक लगाते नहीं है बल्कि लगता है। अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्री को आगे की ओर धक्का महसूस होता है, आगे की ओर धक्का महसूस होता है। ये चीजें होगी, है ना। और जैसे कि एग्जाम्पल हमने बस वाला लिया है, ब्रेक अचानक लगे तो वो, और ऐसा हर प्रत्येक वस्तु के लिए होता है ना। यदि किसी ठेले पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठेले को एकदम से धकेल रहे हैं और जाके एकदम से रोका कि वो गिर जाएगा, ये होगा, है ना। घोड़ा कई बार तेज दौड़ता है, एकदम से वो रुकेगा कि घुड़सवार कहाँ, आगे की ओर, तो वो भी है कि वो गतिशील रहना चाह रहा है, लेकिन अचानक लगा तो वो गतिशील रहेगा, यानी कि वो आगे जाकर के गिर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप घोड़े वाला लिख लेना कि घोड़े पर बैठा जो सवार है, अचानक घोड़ा रुकने पर, चलने पर नहीं। और ये इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है कि अचानक घोड़ा चल रहा है तो घुड़सवार पीछे गिर जाएगा, मतलब स्थिर अवस्था, वो स्थिर रहना चाहता है। घोड़ा अचानक चलते चलते रुका तो ये आगे की ओर गिर जाएगा, ये भी इस कारण से होता है। तो गाड़ी और घोड़ा दोनों ही आप बड़ी आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। तो ये था गति का प्रथम नियम दोस्तों, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में गति के प्रथम नियम को जाना और बल की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो सटीक परिभाषा है, उसको हमने जाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक जरूर करें और अपनों के साथ इन्हें शेयर भी करें, ताकि अधिकतम लोगों को लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, ऐसा आपको करना है। और दोस्तों, ये भी मैं आपसे कहूंगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ में लिखते चले। हालांकि स्क्रीनशॉट जैसी सुविधा भी है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी
आपको लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से ज्यादा चीजें याद होती है और ज्यादा दिमाग में सेव भी होता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ये मैं आपसे कहूंगा। साथ ही इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस क्लास में ही नहीं बल्कि आगे से आगे, और साइंस तो है ही तो वो आगे से आगे काम में आनी। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए, बहुत लाभकारी होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और पढ़ेंगे उसको भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें दोस्तों, धन्यवाद।